बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटूराम कहा जाता है क्योंकि वो उधर खिसक लेते हैं जहां फायदा दिखता है। इसलिए कुछ महीनों पहले बीजेपी का साथ छोड़कर जेडीयू के साथ चले गए। जिस जेडीयू के साथ कभी 36 का आंकड़ा हुआ करता था, अब वो सबसे प्यारी बन गई। इस टूट से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर तकरीबन 16 सीटों पर नुकसान होना लाजमी था, लेकिन बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है और काफी हद तक वो उस जख्म को भरने में कामयाब भी रही है, क्योंकि कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। कल यानी कि 23 जून को विपक्ष की मेजबानी करने वाले, लेकिन मेजबानी से पहले ही अमित शाह ने बड़ा उलटफेर कर दिया है और वो नीतीश कुमार के साथ क्या खेल किया गया है इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। नीतीश कुमार भारत भ्रमण करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि सभी विपक्ष के नेताओं को एक छत के नीचे लाकर मोदी को हराया जा सकता है। इस बैठक को हालांकि एक बार टाला जा चुका है क्योंकि राहुल गांधी उस वक्त अमेरिका के दौरे पर थे, लेकिन नई तारीख का ऐलान होने के बाद ये बैठक अब 23 जून को होने वाली है। लेकिन इस बैठक में भी एक पेच है। केजरीवाल इस बैठक को लेकर इतने उतावले हैं कि एक दिन पहले ही पटना पहुंच गए, क्योंकि बैठक से पहले वो अपनी बैठक करना चाहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी ने कैसे नीतीश कुमार को उन्हीं के घर में पटकनी देने की तैयारी कर ली है। बीजेपी विपक्षी एकता के नाम पर सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे नीतीश कुमार को किसी भी हाल में विपक्ष को एकजुट करने से रोकने में लगी है। हालांकि अभी तक इस गठबंधन के फलने फूलने के आसार कम ही नजर आए हैं, लेकिन लोकसभा की तैयारी में जुटी बीजेपी ने पशुपतिनाथ, चिराग पासवान के दोनों धड़ों को अपने साथ कर लिया। जीतन राम मांझी ने तो बीजेपी के साथ आने का खुद ही ऐलान कर दिया। सुनिए जीतन राम मांझी ने क्या कहा। बहुत दिनों से बिहार सरकार के रीति रिवाज से हम थोड़ा सा दुखी रहे हैं और असेंबली में भी आप लोगों के समक्ष में भी उनके कमियों को उजागर करने का प्रयास किया हमने, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तब हम लोगों ने सोचा कि आज देश की सुरक्षा और देश का मान सम्मान बढ़ाने में नरेंद्र भाई मोदी जी अव्वल स्थान पर आए हैं और संसार के सबसे लोकप्रिय नेता माने जा रहे हैं। और अमित शाह जी और ये दोनों की जोड़ी देश को बहुत आगे लिए जा रहा है। निकट भविष्य में विकसित राष्ट्रों में हमारा राष्ट्र होगा। तो वैसी परिस्थिति में हमने समझा कि पहले भी हम एनडीए में थे, बीच में नीतीश कुमार के चलते चले गए थे दूसरे जगह, तो पुनः हम एनडीए में आने को स्वीकार किया और आज अमित शाह जी से हम लोग ने मिला और हम उनको साधुवाद देते हैं कि अपनी बात को जब हमने कही, सारी बात कही, तो वो अपने साथ आगे ले चलने को तैयार हो गए। यानी कि आज से हम एनडीए का एक पार्टनर के रूप में हो गए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो बिहार का है, वो आज एनडीए का एक पार्टनर के रूप में हम लोग उसको शामिल कर लिया है। वो सब जब एक साथ हम लोग जब मिल गए हैं तो अभी टिकट वगैरह का कोई मामला नहीं है, बैठ मिल करके हम लोग सब तय करेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा नीतीश का साथ छोड़कर अलग दल बना चुके हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी के साथ आने का कोई औपचारिक ऐलान तो अभी तक नहीं किया, लेकिन उनका साथ आना तय है। इन बदलावों के साथ बिहार की राजनीति के समीकरण बदलना स्वाभाविक सी बात है। नीतीश कुमार को जिन कुशवाहा कुर्मी ने मजबूत बनाया था, जिनमें उन्हें मजबूत माना जाता था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने के बाद नीतीश का जनाधार यहाँ से खिसकता दिख रहा है। इसके अलावा मांझी भी महादलित मुसहर समुदाय के नेता हैं जो बीजेपी को एक बड़ी बढ़त दिला सकते हैं। बीजेपी के पास पहले से ही जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े मौजूद हैं। पासवान जनाधार भी है, ये भी दलित वर्ग से ही आते हैं। इस तरह से मांझी और पासवान दोनों मिलकर बीजेपी के लिए एक तगड़ा समीकरण बना सकते हैं। और रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो वो कोरी कुर्मी और कुशवाहा में अच्छी पकड़ रखते हैं और ये यादवों के बाद बिहार में दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी का घटक है। महागठबंधन बनने से पहले ही नीतीश कुमार के सपनों को चकनाचूर करने का ये बीजेपी का गठबंधन काम कर सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बिहार की राजनीति अगड़ा बनाम पिछड़ा पर चलती है। क्या सीटों के बंटवारे पर बन पाएगी सहमति?
बीजेपी जो जोड़ तोड़ कर रही है, इससे अगड़ा बनाम पिछड़ा पूरी तरीके से प्रभावित होने वाला है। बीजेपी के साथ दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाली दो पार्टियां हैं और कुशवाहा समाज का साथ होना इस नैरेटिव की काट कर सकता है और यही चुनौती नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी है। छिटकते हुए वोटर नीतीश की कुर्सी को भी हिला सकते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी के साथ आए दल एक साथ सीट शेयरिंग का मसला बीजेपी अपने दलों के साथ सुलझा लेती है, तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश तेजस्वी दोनों अपनी कुर्सी गंवा सकते हैं। वैसे भी 2005 के बाद से नीतीश का वोट बैंक लगातार कम हुआ है। अब आती है बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि बीजेपी बिहार में 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और 10 सीटों पर अपने सहयोगियों को साथ रखना चाहती है। लेकिन क्या कुल 10 सीटों पर यह दल सहमत हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, या फिर कुछ उम्मीदवारों को बीजेपी अपने निशान पर चुनाव लड़वा सकती है। बीजेपी के सहयोगी दलों का दावा मजबूत। नीतीश का साथ छोड़ने से बीजेपी को बिहार में बड़ा नुकसान हुआ है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वजह भी यही है कि बीजेपी जोड़ तोड़ में लगी है। लेकिन राहत की बात यह है कि बीजेपी के साथ आए इन दलों का दावा मजबूत है कि बीजेपी को लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे दल बिहार की राजनीति में गेम चेंजर माने जाते हैं। बिहार की राजनीति इन छोटे छोटे दलों से बनकर ही चलती है और बीजेपी की यही चाल महागठबंधन पर भारी पड़ने वाली है। छोटे दलों के बीजेपी के साथ आने से मोटे तौर पर बीजेपी 30-10 के फॉर्मूले पर काम करेगी। बीजेपी खुद 30 सीट रखेगी और 10 सीट अपने सहयोगियों को देगी, और अगर बात नहीं बनती है तो फिर कमल के निशान पर भी इन दलों को चुनाव लड़वाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी किसी भी सूरत में महागठबंधन की काट करना चाहेगी, जो कि उसके लिए बहुत जरूरी काम है और वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्योंकि कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी समझ चुकी है कि कांग्रेस से उसकी टक्कर अब भी बरकरार है और वो कांग्रेस को अब हल्के में लेने की गलती कतई नहीं कर सकती। इसलिए अमित शाह इस मामले को खुद डील कर रहे हैं। क्योंकि बिहार की भी अगर बात करें, अगर नीतीश कुमार को बिहार में कमजोर कर दिया गया तो महागठबंधन में नीतीश कुमार की पकड़ और पूछ दोनों कमजोर पड़ सकती हैं और फिर महागठबंधन के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या अमित शाह महागठबंधन की जड़ों को हिलाने में कामयाब हो पाएंगे? और जाते जाते ये भी सुनिए कि बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। काफ़ी अच्छी पहल है और आप लोग सब लोगों को पता है कि जब से हम लोग साथ आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों में महागठबंधन हुआ, तब से हम लोगों का प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा दलों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करें। और ये मौका जो है आया है, सब लोग आएंगे, अपनी बात को जो है रखेंगे। बात ये है कि कोई मोदी पे बात नहीं कर रहा, बात जो लोग कर रहे हैं वो मुद्दे की बात कर रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि मुद्दा क्या है, तो अपनी बात जो लोग हैं वो सब लोग रखेंगे। और सही मायने में अगर देखा जाए तो विपक्ष में लोग सवाल उठाते हैं कौन क्या है नहीं है, लेकिन कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, चाहे प्रशासनिक, चाहे आपका सामाजिक एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका गवर्नेंस का एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें अगर आप लोग मिला करके देखें तो कई विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो मोदी जी से ज़्यादा जो है अनुभवी हैं, प्रशासनिक मामले में, सामाजिक मामले में और राजनीतिक मामले में जो अनुभव जो रहा है मोदी जी से काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो विपक्ष में ऐसा कोई नेता आपको नहीं मिलेगा जो मीडिया द्वारा जो निर्मित किया गया हो। विपक्ष में ऐसे नेता हैं जो सीधे जनता से संवाद लोग करते हैं। तो हमको लगता है कि बैठक जो है काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा और सब लोग जो हैं अपनी बात को रखेंगे, क्या नीति होगी, क्या एजेंडा होगा, क्या मुद्दे होंगे। और वाकई में ये कोई चुनाव जो है किसी एक व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये देश की जनता का चुनाव है और देश की जनता जो है चाहती है कि मुद्दे पे चुनाव हो। आज देश की जनता गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह की चीज़ों से लोग जो है परेशान है। किसान की अलग समस्याएं हैं, मजदूर की अलग समस्याएं हैं और सारे मुद्दों को लेकर के देश की जनता चाहती है कि इन विषयों पे चुनाव हो। और देश की जनता ये भी देख रही है कि जो लोग टकरार कराते हैं, समाज में जहर बोते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं,
हमारे देश की यही खूबसूरती है कि डाइवर्सिटी है। सब लोग अलग अलग हैं लेकिन फिर भी हम सब एक हैं, मिल करके रहते हैं, तभी ये देश महान कहलाता। तो उसको लेकर के जो सब लोग हम लोग अपनी बात को जो है बैठक में रखेंगे। नहीं तो आपस में सहमति नहीं बना पा रहे हैं, तो अभी तो पहला बैठक है, लोग बैठेंगे। और जैसा हमने पहले भी कहा कि कई अनुभवी नेता विपक्ष में लोग हैं, चाहे मोदी जी से आप एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में बात कीजिए, आप सामाजिक रूप में बात कीजिए या राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली बात कीजिए, आप बताइए है कि नहीं है? सब लोग हैं। ज़्यादातर लोग मोदी जी से ज़्यादा, मोदी जी ठीक है आए हैं अपना, वो भी अपना कर रहे हैं जो करना है उनको, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि देश को कितना नुकसान हो रहा है। केवल आरएसएस के एजेंडे पे लोग चल रहे हैं।